नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। 25 दिसंबर विश्व में सबसे सामान्य तरीके से जिस बात के लिए जाना जाता है उसको आप हैप्पी क्रिसमस कहते हैं और उसमें कई बार आपने सुना होगा वर्जिन मैरी। वर्जिन मैरी शब्द से भी आप बहुत परिचित हैं। आज इसीलिए यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जहां पर थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझते हैं कि वास्तव में मैरी जो मदर थी, मरियम ईसा मसीह की, वो वर्जिन थी। उनके पीछे ये वर्जिनिटी की बातें क्यों जुड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मरियम से ईसा मसीह का जन्म होता है तो उनका इंगेजमेंट उनकी हो चुकी थी, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। आप यह भी जानते हैं कि मरियम यहूदी महिला हैं और यहूदियों में इस बात का एक बहुत कठोर नियम है कि बिना विवाह के कोई पुरुष किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति में जिस धर्म में इतने कठोर कानून हो, वहां पर एक अविवाहित महिला के गर्भ से एक लड़के का जन्म हो, यह बात सत्य है कि जिस अस्तबल में उनके द्वारा ईसा मसीह को जन्म दिया जा रहा है वहां पर उनका मंगेतर यूसुफ भी उनके साथ था, लेकिन यूसुफ बिना विवाह के उनके साथ रहने और स्पर्श करने के लिए अधिकृत नहीं था। ऐसे में इस बात को आज से करीब 2000 साल पहले, बल्कि 2000 से भी कुछ ज्यादा साल, ये इस बात को रखने की आवश्यकता उस धर्म के आईने में जरूरत क्यों पड़ी कि वर्जिन मैरी कहा जाना चाहिए। और जैसा कि हिंदू धर्म में अवतारवाद है, अवतारवाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ जन्म की परंपराओं में अवतार सीधे भी लिया जा सकता है। वर्जिनिटी की बात अगर करें तो कुंती, खासतौर से महाभारत काल में आप आए तो कुंती का एक अच्छा सा उदाहरण है जहां पर उनके पास तो कोई पुरुष भी नहीं था। दुर्वासा की सेवा करने के कारण जो उन्हें मंत्र का आशीर्वाद मिला था, उस मंत्र से उन्होंने सूर्य का आवाहन किया और वो गर्भवती हो गई और कर्ण की माँ बनती हैं। वो बात अलग है, अभी आगे मैं उसका भी वर्णन करूंगा कि कुंती ने कर्ण को लोक लाज के कारण त्याग दिया और वह अपने पास उनको नहीं रख सकी थी। लेकिन यहीं पर आकर जब हम मरियम की बात करते हैं, मैरी की बात करते हैं, तो वह ईसा मसीह का साथ नहीं छोड़ती हैं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कि खास तौर से युवाओं को यह जानना चाहिए कि जब हम वर्जिन या वर्जिनिटी की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य उस शब्द का यही है कि आपके जीवन में जैविक आधार पर प्रजनन के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया है, या आप द्वारा शरीर से जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप किसी भी संतानों उत्पत्ति की कोई भी क्रिया में सहभागिता नहीं की गई है। और इसीलिए आप जानते हैं कि वर्जिनिटी की वर्जनाएं इतनी बड़ी कर दी गई। इस बात को देखने के लिए विश्व के ज़्यादातर संस्कृतियों में ये है कि विवाह के बाद जब लड़की की शादी होती है, और जिसे आप गोल्डन नाइट और मधुमास आदि से कहते हैं, हनीमून जिसे कहते हैं, उन सभी में इस बात को देखा जाता है। खासतौर से जनजातियों में भी यह प्रथा है कि जब जिस लड़की की शादी हुई है उसके कक्ष में दूसरे दिन उस चादर का निरीक्षण किया जाता है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस लड़की के रक्त निकला या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रजनन की क्रिया में महिलाओं के प्रजनन तंत्र में जो हाइमन की एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके लिए माना जाता है कि वह तभी क्षतग्रस्त होती है जब प्रजनन का कार्य होता है। और इस अवधारणा के कारण इस बात को हमेशा से महत्व दिया गया है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है, और इसी के आधार पर उसकी वर्जिनिटी की जांच की जाती है। आजकल तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यह बात इतनी बड़ी है कि हर लड़की भी ये बात समझती है कि कहीं ऐसा न हो कि विवाह के बाद इस तरह की
विवादों से उसको गुजरना पड़े। इसलिए अब एक विज्ञान के दौर में यह भी बात चल निकली है कि लड़कियां डॉक्टर और चिकित्सा मेथड में हाइमनोप्लास्टी नाम की विधि से फिर से कृत्रिम रूप से उस हाइमन का निर्माण कराती हैं, ताकि इस दर्द से होकर उन्हें न गुजरना पड़े कि साइकिल चलाने, दौड़ने और बहुत से काम करने के कारण हो सकता है कि उनका हाइमन क्षतिग्रस्त हो और इसके कारण उनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाए। तो एक तो यह जैविक बात थी। दूसरा, जब मैं कोई बात शुरू कर रहा हूँ तो यह भी जानना आपको आवश्यक है कि बच्चे पैदा करने के लिए किसी भी प्राणी में जो जैविक क्रिया होती है, उस जैविक प्राणी में उसी तरह का प्राणी बनने के लिए और जो हमारे शरीर के जैविक गुण हैं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए जो जैविक पदार्थ मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उसको हम कहते हैं गुणसूत्र। इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। सोम का मतलब बॉडी होता है, क्रोम का मतलब रंगीन होता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कभी भी क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो नारंगी रंग की गुच्छेदार एक संरचना दिखाई देगी आपको। मनुष्य के संदर्भ में यह गुणसूत्र 46 होते हैं, या यूं कहें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्रों में 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं। 23 गुणसूत्र हमें पिता से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र हमें माँ से मिलते हैं। जब शरीर के जो आप देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, आप अपने शरीर को देख सकते हैं। शरीर के सारे अंग केवल जननांगों को छोड़कर और जनन द्रव्यों को छोड़कर सारे अंग जो निर्मित होते हैं वह ऑटोसोम्स कहलाते हैं। वह दैहिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो 22 जोड़ी होते हैं। मतलब 44 गुणसूत्रों से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का रचना होती है। लेकिन जो अंतिम जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और उसी से, चूंकि एक क्रोमोसोम्स पिता से मिलता है, एक माँ से मिलता है और उससे जोड़े बनते हैं। जो लड़की होती है उसमें 23वां जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वह दोनों एक्स ही होता है। लेकिन पुरुष में चूंकि एक गुणसूत्र माँ से आता है, इसलिए हमेशा उनमें एक जो जोड़ा होता है अंतिम 23वां, वह एक्स वाई होता है। लेकिन इस पर भी बहुत विवाद है, जिस पर अलग से बनाएंगे कि एक्स वाई पुरुष के पास होता है, लेकिन इसका भी दर्द औरत को झेलना पड़ता है कि तुम्हारी वजह से लड़कियां पैदा हो रही हैं, जबकि पुरुष इसी के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब 23 गुणसूत्र पिता से और 23 गुणसूत्र माँ से मिलते हैं, तो ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं ये पुरुष में शुक्राणु के रूप में मौजूद होते हैं, माँ में अंडे के रूप में मौजूद होते हैं, और इन्हें हम गैमेट के कहते हैं। जब एक शुक्राणु और एक अंडा मिलता है तो ये जाइगोट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं और मानव बनने की संरचना माँ के गर्भ में शुरू होती है। फिर ये जाइगोट होता है, जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण के बाद धीरे धीरे हमारा मानव शरीर बनता है। ये छोटी सी बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि जब हम वर्जिन मैरी की बात कर रहे हैं तो आप जाने भी तो कि वास्तव में मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है वह कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब वर्जिन मैरी कहा जा रहा है और उनके यहाँ यह निषेध था कि इस तरह से संतानें पैदा नहीं की जा सकती हैं, जबकि उनके समानांतर में उनका मंगेतर यूसुफ खड़ा है, तो इस बात को स्थापित करने का प्रयास भी किया गया कि ऐसी स्थिति में मरियम से जो व्यक्ति पैदा हुआ है वह देवदूत है, वह देव का तत्व है, जिसमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इस कारण से एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने वर्जिन मैरी कहा है, और हम वर्जिन कुंती भी कह सकते हैं। इस बात का बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि हम जब वर्जिन मैरी की बात करते हैं तो हम वर्जिन कुंती की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ठीक उसी तरह से कुंती को भी पुत्र की प्राप्ति हो रही है। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि मरियम के भी 6 संतानें थीं। जहाँ ईसा मसीह वर्जिन रहते हुए मरियम उनको जन्म देती हैं, वहीं कुंती भी 6 संतानों की माँ थीं, और वह भी कर्ण को वर्जिन रहते हुए जन्म देती हैं। मरियम के 6 संतानें थीं, इसमें 4 लड़के 2 लड़कियां थीं। कुंती के 6 पुत्र थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, कुंती ने, खासतौर से अब यहीं पर आपको भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का अर्थ समझना होगा, जहाँ पर मरियम ने
अपने गर्भ में उत्पन्न हुए ईसा मसीह के लिए अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की सारी वर्जनाओं को छोड़ते हुए समाज के सामने स्वीकार किया, उनके लिए रहीं, उनके लिए खड़ी हुई हर समय। वो समाज से नहीं जड़ी, उन्होंने समाज के उस हर विरोध का सामना किया जो उन्हें इस तरह के संतान जन्म की अनुमति नहीं देता था। लेकिन भारतीय संस्कृति में वर्जनाओं के चलते कुंती ने इस वर्जना के साथ रहना स्वीकार किया। उन्होंने चुपचाप कर्ण का त्याग कर दिया। कर्ण की मृत्यु का कारण भी बन गई। जहां पर वर्जिन कुंती कर्ण की मृत्यु का कारण बनती हैं, वहां पर अपने पुत्र को मरता देखकर, उसको सजा पाते देखकर अंत समय तक मरियम उसके लिए लड़ती हैं, जो एक बहुत बड़ी बात के रूप में देखा जाना चाहिए। और भारत जैसी परंपरा में ऐसा नहीं है कि केवल एक उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है। हमारे के यहाँ जो जनजातियों का स्तर है, सभी में यह आवश्यक है कि जैविक पिता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक सामाजिक पिता होना चाहिए। चाहे वो बाछेड़ जनजाति हो, बाछेड़ जनजाति में लड़की को खिलवाड़ी कहते हैं जो वैश्यावृत्ति करती है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रासंगिकता सिर्फ इतनी है कि एक सामाजिक पिता की ज़रूरत कितनी होती है। वहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखें कि बाछेड़ जनजाति में जब लड़की गर्भवती हो जाती तो ये तो पता नहीं होता कि किस पुरुष से गर्भवती है, इसलिए जनजातियों में एक सामाजिक पिता भी उसका घोषित कर दिया जाता है, जो उस बच्चे का पिता जाना जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश की लुसाई जनजाति में होता है कि जैविक पिता पता हो ना हो, लेकिन एक सामाजिक पिता होना चाहिए। ऐसे ही सांसी जनजाति हैं, बेड़िया जनजाति है, उसमें भी सामाजिक पिता का होना ज़रूरी है। उत्तराखंड में अगर आप जौनसार, बाबर, रवाई, जौनपुर को लें तो वहाँ पर ही इस बात की आवश्यकता होती है कि पॉलीएंड्री होते हुए भी, बहुपति विवाही होते हुए भी एक लड़की के साथ रहने पर भले ही किसी से बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन उसका एक सामाजिक पिता निश्चित किया जाता है। लेकिन हमारे धर्म परंपराओं में, खास तौर से जब हम जनजाति परंपरा से बाहर आते हैं, तो हम देखते हैं कि कुंती के समय में इस तरह से किसी सामाजिक पिता को स्थापित करने की बातें जटिल समाज में खत्म हो चुकी थीं। वहीं पर सत्यकाम की कहानी में यह दिखाया जाता है कि वह निर्भीक होकर कहता है कि मेरे पिता का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जबाल का पुत्र हूं। जबाल उसकी मां थी। आप देखते होंगे कि सत्यवती को केवल आंख से देखकर पराशर द्वारा संतानोत्पत्ति व्यास की हो गई, और व्यास भी जब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे संतानों को पैदा करते हैं तो वहां पर भी प्रजनन के माध्यम से संतान उत्पत्ति की बात नहीं की गई है। केवल उनके सामने से होकर रानियों को गुजरना था और उस आधार पर वह प्रजनन की तरफ बढ़ गई। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि कोई आवश्यक नहीं है कि किसी पुरुष के लिए कोई स्त्री प्रजनन के उस जैविक क्रियाओं से होकर गुजरे जहां पर उसे संतानोत्पत्ति हो सके। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात आप जानते हैं। वहां पर भी आप देखेंगे कि माँ के नाम से पुत्र जाना जा रहा है। 10वीं शताब्दी का एक महान शासक होता है। लेकिन महाभारत काल में ऐसा नहीं है। महाभारत काल में कुंती को इस बात के लिए खामोश होना पड़ता है, लेकिन वहीं पर मरियम को इस बात के लिए खामोश नहीं होना पड़ता है। वह समाज की चुनौती स्वीकार करती हैं, और इस चुनौती को इसलिए भी स्वीकार करती हैं क्योंकि वह इस द्वैधता को समाप्त करती हैं कि यह बच्चा देवपुत्र है, और उस देवपुत्र के लिए आवश्यक है कि हम इस बात का प्रोपोगंडा कर सकें कि वो वर्जिन मैरी हैं। अगर हम वर्जिन मैरी नहीं कहेंगे तो फिर प्रजनन की स्थिति पैदा हो जाएगी, प्रजनन में जैविक क्रियाओं की स्थिति पैदा हो जाएगी, और जो यहूदी धर्म और संस्कृति के खिलाफ बात हो जाएगी। और इस बात को यहूदी धर्म में अस्वीकार करने के लिए और इस तथ्य को अपने धर्म की सर्वोच्चता में स्थापित करने के लिए वर्जिन मैरी कहा गया, अर्थात एक उस ब्रह्मांड से आने वाला देवदूत या देवतत्व जो बिना किसी जैविक क्रिया, प्रजनन क्रिया के मरियम के गर्भ में स्थापित हुआ है, जिसका सामाजिक पिता मंगेतर मौजूद है, लेकिन उसके लिए सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह
मरियम के साथ सोया या मरियम के साथ रहा या बिना शादी किए उसने बच्चा पैदा कर दिया, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के सापेक्ष यह सामान्य था ही नहीं। और इसी बात को भारत में समझने की आवश्यकता है कि क्यों देवदूत बन गए ईसा मसीह, किस लिए देवदूत बनाकर और भगवान का रूप बनाकर उन्हें प्रस्तुत किया गया, और उसके पीछे क्यों कहा गया कि मरियम वर्जिन मरियम है, वर्जिन मैरी है। क्योंकि अगर वर्जिन मैरी नहीं हम कहेंगे तो फिर वर्जनाएं टूटेंगी और उन वर्जनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप कुंती बनाम मरियम में जब कंपेयर करेंगे तो आपको यह बात स्वयं समझ में आएगी कि वर्जिनिटी समाज में कितनी ज़रूरी थी, वर्जिन होना कितना ज़रूरी था। लेकिन कुंती ने उस समाज के सामने इस बात को रखने में अपने को सक्षम नहीं पाया कि वह कहती कि बिना किसी वर्जिनिटी को मिटाए सूर्य साक्षात उनके गर्भ में स्थापित हुए और वो सूर्य पुत्र कर्ण के लिए लड़ती, कर्ण को स्थापित करती, सूत पुत्र का तमगा न लगने देती। लेकिन वह तब तक खामोश रही जब तक कर्ण मार नहीं दिया गया, जो यह बताता है कि वह इस बात में सक्षम नहीं हो पाई कि कर्ण को एक देवपुत्र के रूप में स्थापित करे और समाज उसे स्वीकार करे। लेकिन उसी जगह पर मैरी के जीवन में, मैरी के समाज में, मैरी की संस्कृति में इस बात को स्वीकार्यता है कि बिना किसी प्रजनन के एक लड़की के देवपुत्र पैदा हो सकता है, उसे देवतुल्य माना जा सकता है, जो उस दो संस्कृतियों का बहुत बड़ा अंतर है। अब आते हैं अंत में आईवीएफ पे। आप देखते हैं कि जिस तरीके से आईवीएफ में अब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको समझने की आवश्यकता है कि बिना किसी प्रजनन क्रिया के एक कृत्रिम तरीके से एक महिला और एक पुरुष के जनन द्रव्यों को, या आप कहें स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज बाहर किया जाता है प्रयोगशाला में, और फिर उसे जो महिला इस आईवीएफ की प्रक्रिया से गुजर रही उसके गर्भ में स्थापित किया जाता है। क्या यह पूरी तरीके से उस वर्जिनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, जहां पर एक पति के रूप में एक व्यक्ति तो खड़ा है लेकिन वह उस प्रजनन के लिए ना तो कोई क्रिया कर रहा है, ना उसमें सहयोग कर रहा है, सिर्फ जनन द्रव्यों के आधार पर बच्चा पैदा करने की कार्यवाही की जा रही है। और ऐसे में क्या आप सोचकर बताइए, इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट करें कि क्या हम आईवीएफ को वर्जिन मदर के रूप में स्थापित कर पाएंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राकृतिक रूप से जैविक आधार पे बच्चा तभी पैदा हो सकता है जब नर और मादा मिलें। अगर ऐसी स्थिति नहीं आ रही है तो फिर आईवीएफ के द्वारा पैदा किए जाने वाले वो तमाम लाखों बच्चे एक वर्जिन मदर के संतान क्यों नहीं कहला सकती? जबकि यूसुफ की तरह ही आईवीएफ में भी एक पुरुष हर महिला के जीवन में खड़ा है जो आईवीएफ के लिए बढ़ रही है। अगर यूसुफ मंगेतर है तो यहाँ पर वह पति है, लेकिन पति का भी कोई योगदान नहीं है। ऐसे में शादीशुदा होते हुए, विवाह होते हुए, सामाजिक रूप से प्रजनन की मान्यता होते हुए भी क्या हम वैवाहिक वर्जिन मदर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपको इस वीडियो से यह बात समझ में आ रही है कि कुंती के समय में वर्जिन मदर का क्या स्तर था और मैरी के समय में वर्जिन मदर होने का क्या मतलब था? दोनों ही देवपुत्र पैदा कर रही थीं, लेकिन एक समाज को यह समझाने में और ईसाई धर्म को स्थापित करने में सफल होती है, लड़ती है, जबकि वह महिला है। वह हर पल अपने पुत्र के साथ रहती है और अपने पुत्र को देव तुल्य और देव तत्व बनाकर प्रस्तुत करती है, उसे स्थापित करती है। वहीं पर भारतीय संस्कृति में, मान्यता में, धर्म में एक अविवाहित स्त्री देव तत्व को अपने गर्भ से पैदा करने के बाद भी यह नहीं बता पाती है कि यह देवपुत्र है और इसको मैंने अपने गर्भ में देवता के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। क्या इन वर्जनाओं को समझते हुए वर्जिन मैरी और वर्जिन कुंती के अर्थ को आप ज़्यादा अर्थ में समझ पाएंगे? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करिएगा और सोचिएगा कि जितनी भी बातें मैंने किया है, क्या महिला की वर्जिन और वर्जिनिटी के बीच के जीवन को भारत की संस्कृति और ईसा मसीह के माँ की संस्कृति के बीच में तुलना करके समझा जा सकता है? अगर समझा जा सकता है तो वर्जिन मैरी के इस थॉट को दूर तक ले जाइए, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं के जीवन में एक नई बहस शुरू हो सके,
वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आईवीएफ चल रहा है, क्रायोजेनिक एम्ब्रियोज प्रिजर्व करने की बात शुरू हो गई है, उसमें आने वाले समय में महिलाओं को पुरुष की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। वह स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर गर्भवती हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में केवल स्पर्म बैंक से एक स्पर्म लेकर एक महिला जो प्रजनन की दौर में जाएगी, क्या आने वाले समय में या भविष्य में हम सिर्फ वर्जिन मदर के जीवन और संस्कृति को जिएंगे? वर्जिन मदर की संस्कृति की ओर बढ़ते हुए विश्व में, जहां केवल डोनर का स्पर्म प्रयोग करके एक महिला मां बनने लगेगी और उसे पुरुष का अपने जीवन में कोई भी योगदान नहीं चाहिए होगा, तो क्या आने वाला समय वर्जिन मदर का है, वर्जिन संस्कृति का है? इसी पर विचार करिए और इस बात को दूर तक ले जाइए। अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपके सामने ये विचार सिर्फ इसलिए रखता है ताकि हम एक सार्थक बहस करके आने वाले समय में मानव संस्कृति, मानवता, मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर बहस कर सकें। मैं आलोक चांडिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।